हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड दिस इज़ योर ETS नंबर 5 और आई थिंक आपके बहुत अच्छे जा रहे होंगे अप टू ETS 4। सो हम 5 से फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या है? इट इज़ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, असर्शन रिवीजन। फर्स्ट क्वेश्चन इज द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स ऑन द ड्राइविंग व्हील्स ऑफ अ बस मीन्स रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील्स एंड द ग्राउंड। Reason: the application of the brakes means the application of the force of axle in the opposite direction. Consequently, the frictional force is also resolved. बच्चों ऐसे क्वेश्चन के क्लास के हम डिस्कस किए हुए हैं जब हम साइकिल के पहिए के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है क्या बच्चों? आप लोगों को मैं साइकिल के पहिए के बारे से कहानी शुरू करूं तो हमें पता है अगर कोई साइकिल का पहिया है, ठीक है, आगे वाला पहिया, पीछे वाला पहिया। बच्चों पीछे वाला पहिया तो ऑब्वियसली आगे वाले पहिए की वजह से घूमता है, क्योंकि अगर आप कभी भी साइकिल को पीछे वाले पहिए की बात करते हैं पहले अपन, जो पीछे वाला पहिया होता है वो किसकी वजह से घूमता है बच्चों? हमारे पास क्या होती है, इस तरह से एक सॉकेट होती है ना, जिसको हम चेन भी बोलते हैं बेसिकली। और जब हम पैडलिंग करते हैं, क्या करते हैं हम? पैडलिंग करते हैं। जब हम पैडलिंग करते हैं तो बच्चों क्या होता है, इस पैडलिंग के थ्रू ये पीछे वाला पहिया कैसे घूमता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। तो इस पॉइंट का जाने का टेंडेंसी पीछे होता है, तो फ्रिक्शन कैसे लगता है बच्चों? आगे की ओर। ठीक है, अब क्योंकि हमारी ये बाइसिकल है और अगर हम बात करें बाइसिकल की तो ये जो पहिया है, ये पहिया तो मोशन करता ही नहीं बेसिकली। अगर हम देखें इस पैडलिंग की वजह से तो क्या होगा, अब चूंकि एक फ्रिक्शन फोर्स आगे लग गया है तो ये फ्रिक्शन फोर्स इस पूरी साइकिल को आगे की ओर चलाने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये पॉइंट जो है वो आगे जाने की कोशिश करेगा। तो इस पर फ्रिक्शन कैसे आएगा? पीछे की ओर। समझ आ रहा है? तो अगले वाले टायर पर फ्रिक्शन लगता है पीछे की ओर, जिसकी वजह से इस पर टॉर्क आएगा और ये घूमना चालू कर देगा। समझ में आया बच्चों? यही होता है हम गाड़ियों के अंदर भी, जब हम ट्रक गाड़ी जो भी चला रहे हैं तो उस पर फ्रिक्शन कैसे लग रहा है? जब हम एक्सीलरेट कर रहे हैं तो फ्रिक्शन आगे की ओर लग रहा है। तो ना भाई आप ये सोचो, अगर मान लो बर्फ पर हम गाड़ी चला रहे हैं तो बर्फ पर हम गाड़ी चला सकते हैं क्या? कभी नहीं, चाहे कितना पावर का इंजन की हो। तो इसका मतलब जब हमारी गाड़ी एक्सीलरेट करती है वो किसकी वजह से एक्सीलरेट करती है? ड्यू टू फ्रिक्शन ओनली। समझ में आ रहा है? ओके, तो फ्रिक्शन की वजह से क्या हो रही है, हमारी गाड़ी आगे की ओर एक्सीलरेट कर रही है। ये देखो, ये फ्रिक्शन आगे की ओर लग रहा है। लेकिन जैसे ही हम पैडलिंग छोड़ देंगे, जैसे हम क्या कर देंगे बच्चों? पैडलिंग छोड़ देंगे। अब जैसे आप पैडलिंग छोड़ दोगे तो क्या कंडीशन बनेगी? अब जैसे आपने पैडलिंग छोड़ दिया, उस कंडीशन में इस साइकिल का वेलोसिटी जो था वो आगे की ओर था, ठीक है ना। अब आगे की ओर था तो क्या होगा, इसका स्पीड थोड़ा कम होगा। जैसे कम होगा तो उस कंडीशन में फ्रिक्शन कैसे आ जाएगा? क्योंकि अब देखो इसका रिलेटिव मोशन आगे की ओर है, तो फ्रिक्शन कैसे आ जाएगा? पीछे की ओर। तो ध्यान रखना, पैडलिंग के केस में पीछे वाले पे लगता है आगे की ओर, आगे वाले पे लगता है पीछे की ओर। नॉन पैडलिंग केस में दोनों लगेंगे कैसे? और हमारी बाइसिकल क्या हो जाएगी? रेस्ट पे, यानी कि रिटायर्ड होना चालू हो जाएगी और थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगी? रेस्ट पे आ जाएगी। ये हमारी बेसिकल की कहानी है। और बच्चों यही कहानी चलती है किसके लिए? कार, मोटरसाइकिल, व्हाटएवर यू वांट टू नो। तो अब क्या हो रहा है, जैसे हमारी कार है, पहले क्या हो रही है? एक्सीलरेट हो रही है। जब हमने एक्सीलरेटिंग अप किया तो उस कंडीशन में क्या हुआ? फ्रिक्शन आगे की ओर लगा। लेकिन जैसे हम ब्रेक लगाते तो ब्रेक क्या होता है, जो आपने देखा होगा ब्रेक जो होते हैं अंदर वाले पहिए के कुछ इस तरह से लगे होते हैं, पैड्स जिसे बोलते हैं। जो पैड होगा इस पे तो वो अंदर की ओर फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा और उसकी सर्कुलर वेलोसिटी को रोकने की कोशिश करेगा। आपने देखा होगा ऐसे, यहाँ पे कुछ इस तरह से कभी देखा हो आपने बाइसिकल के अंदर, ठीक है ना, कुछ इस तरह से पैड्स लगे होते हैं। जैसे हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो पैड्स चिपक जाते हैं कहाँ? अंदर वाली सरफेस पे, और जिसकी वजह से वो इस पहिए को रिटार्ड करने की कोशिश करता है। अब जैसे ही रिटार्ड करने की कोशिश करेगा बच्चों तो क्या होगा, जो फ्रिक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। क्योंकि अब आप क्या कर रहे हो, एक्सीलरेटिंग तो नहीं कर रहे, तो फ्रिक्शन कैसे लगेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो कहानी वही है बच्चों, जब तक हम एक्सीलरेट करेंगे फ्रिक्शन लगेगा आगे की, और जैसे हम रिटार्ड करने की कोशिश लगेगी फ्रिक्शन लगेगा। ये कहानी ये गा रहा है। द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स ऑन द ड्राइविंग व्हील्स ऑफ द बस मींस रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। बिल्कुल सही कह रहा हूं क्या? जब आपने पैडलिंग छोड़ी, ब्रेक लगाए, तो दोनों में फ्रिक्शन पीछे की ओर आएंगे। यस सर। तो यही चीज हमसे कही जा रही है कि व्हेन वी अप्लाई द ब्रेक, तो ब्रेक का एप्लीकेशन क्या होता है कि वो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन को रिवर्स कर देते हैं। सो बिल्कुल सही बात है, रिवर्स कर देंगे, असर्शन सही है। रीजन क्या है? द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक मींस द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन द एक्सेल। समझ में आ रहा है क्या? अब फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे हो जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स मींस द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन द एक्सेल इन द अपोजिट डायरेक्शन, कंसीक्वेंटली द फ्रिक्शन फोर्स आल्सो रिवर्स्ड। सो बच्चों असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है, और हमारी कहानी का आंसर ए हो गया है। आगे बढ़ते हैं। A car moving the speed of 4 meter per second deaccelerated at a rate of given by dv by dt is minus root 2 root v.
और where v is the instantaneous speed and the time taken by the object to come to the rest would be। तो बच्चों हमें दिया हुआ क्या है, dv by dt is equal to what, minus of 2 root 2v, minus of 2 root 2v, 2 root v। ओके, सो dv is equal to क्या हो गया बच्चों, dv over root v is nothing but minus of 2 into dt। now integrating both the sides, तो बच्चों इंटीग्रेशन v की पावर माइनस, इसको ऐसे भी लिख लो चाहो तो अगर कोई दिक्कत हो, v की पावर माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 इंटू ऑफ dt। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -2, ठीक है, माइनस का हाफ है ना, तो इसको लिखेंगे +1 अपॉन +1, तो प्लस का 2 राइट इंटू ऑफ v और इसकी पावर प्लस का हाफ, लिमिट इनिशियल वेलोसिटी कितनी है v और फाइनल वेलोसिटी 0 करनी है हमें, माइनस ऑफ 2 इंटू टी। तो क्या बन गया बच्चों, 2 से तो 2 उड़ा दो, तो ये हो जाएगा माइनस का रूट v इज इक्वल टू माइनस का t। और v कितना है इनिशियल स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड, तो t कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। सो राइट आंसर, सॉरी 2 सेकेंड, तो राइट आंसर हो गया हमारा 2 सेकेंड, यानी कि सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, एट व्हाट टेम्परेचर डज अ लैंप ऑफ 100 वाट ऑफ 200 वोल्ट वर्क इफ इट इज गिवन दैट द रेजिस्टेंस ऑफ कोल्ड टंगस्टन फिलामेंट इज 40 ओम। वर्क का मतलब ये, मतलब जैसा वो बता रहा है वैसे, जैसे कि कह रहा है 100 वोल्ट एंड 200 वोल्ट, तो 100 वोल्ट 200 वोल्ट का मतलब ये हो रहा है कि अगर हम 200 वोल्ट पे ऑपरेट करें तो इसका पावर आउटपुट 100 वोल्ट आना चाहिए, ये वर्किंग का मतलब है। भाई जल तो जाएगा ही सही, लेकिन कम इंटेंसिटी की चल रहा है, इसका मतलब हमको क्या चाहिए 100% जो बोला जा रहा है वो, मतलब मुझे जब मैं 200 वोल्ट पे लगाऊं तो मुझे 100 वोल्ट मिलना चाहिए। बच्चों ये तभी मिल पाएगा जब रेजिस्टेंस प्रॉपर हो। अब यहाँ से चेक करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब क्या है। रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, बच्चों मैंने आपको हमेशा बोला है, याद करो कि रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब कैसे चेक करते हैं, बाय द रेटिंग। तो क्या लिखते हैं, रेटिंग कितना है 200, यानी कि v स्क्वायर बाई ऑफ पावर, तो v स्क्वायर कितना है यहाँ पर 40,000 डिवाइड बाई ऑफ 100, तो 400 ओम, ये रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। अब हम बोल रहे हैं इतना रेजिस्टेंस चाहिए भैया, तो टेम्परेचर आप देखो, कोल्ड का रेजिस्टेंस कितना है 40 ओम, तो मैं चाहता हूं कि रेजिस्टेंस मेरा 400 हो जाए। कितना हो जाए रेजिस्टेंस 400, तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो टेम्परेचर कैसे बढ़ाएंगे बच्चों हम लोग, टेम्परेचर कैसे बढ़ाएंगे, ऑफ कोर्स RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा, या इसको ऐसे लिखूं ज़्यादा अच्छा होगा, RT2 RT1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, ठीक है। RT2 कितना दिया है बच्चों अपन को कि मुझे इतना चाहिए। भाई आप ये सोचो, अगर आपका लैंप का रेजिस्टेंस इतना होगा तभी तो वो प्रॉपर इतनी पावर दे पाएगा। अगर मैं मान लूँ इस रेजिस्टेंस पर मैं पावर जनरेट करना चाहता हूँ तो उतनी पावर आएगी नहीं बच्चों, क्लियर है क्या। तो रेजिस्टेंस कितना मांगता है 400, तो 400 के लिए टेम्परेचर बढ़ाना मांगता है, तो कितना टेम्परेचर होगा 40, 1 प्लस अल्फा, अल्फा कितना है 3 इंटू 10 का पावर माइनस 3 इंटू T2 माइनस T1, T2 मुझे निकालना है और T1 कितना है 25 डिग्री सेल्सियस। सॉल्व करते हैं बच्चों इससे, ये पूरा 10 बार जाएगा, इससे एक करेंगे तो 9 बचेगा, 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 का पावर माइनस 3 इंटू T2 माइनस ऑफ 25। सॉल्व करेंगे यहाँ से तो ये आ जाएगा 3000 बराबर T2 माइनस 25, तो बच्चों T2 कितना आ जाएगा 3025 डिग्री सेल्सियस। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों, फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन चूज द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग। फर्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ द पार्टिकल वेलोसिटी, यानी कि स्पीड कांस्टेंट रहती है, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है उसकी कहानी क्या होती है बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, कि स्पीड हमेशा बराबर होती है v1 v2 v3 v4, तो मोड ऑफ v1 बराबर मोड ऑफ v2, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल द स्पीड शुड बी कांस्टेंट, तो बिल्कुल सही बात है, स्पीड कांस्टेंट रहेगी। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कीप चेंजिंग एज पार्टी, बिल्कुल सही बात है बच्चों, हम जानते हैं कैसे लगेगा सेंटर की ओर, अरे सेंटर की ओर तो लगेगा, लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं हर एक पॉइंट के लिए, तो हर एक पॉइंट पे सेंटर कहाँ होगा ये भी तो डिपेंड कर रहा है ना। देखो इधर माइनस आई कैप, इधर माइनस जे कैप, इधर प्लस आई कैप, इधर प्लस का जे कैप, तो कीप ऑन द चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन।
ओके, एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड बट इन डायरेक्शन कीप ऑन चेंजिंग। गलत बात है। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैसे देते हैं? कर्ल योर फिंगर्स एंड थंब, उंगलियां घुमाओ, अंगूठा दिखाओ। तो बच्चों हमेशा डायरेक्शन ऑफ ओमेगा तो एक ही तरफ होगी ना, बाहर की ओर। समझ में आ रहा है क्या? सो एल इज कांस्टेंट। एल क्या होता है? कांस्टेंट होता है एंगुलर मोमेंटम, डायरेक्शनली भी कांस्टेंट होगा और मैग्नीट्यूडली भी कांस्टेंट होगा। थर्ड गलत है। सो राइट आंसर जो हो गया हमारा वो कौन सा हो गया? हमारा जो राइट हो गया, अच्छा एक और ऑप्शन है, पार्टिकल वेलोसिटी रिमेन्स डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर। बिल्कुल सही बात है, परपेंडिकुलर ही होगी बच्चों, देखो दिख भी रहा है यहाँ पर ना। तो फर्स्ट भी सही, सेकंड भी सही, फोर्थ भी सही, लेकिन थर्ड गलत है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय द इक्वेशन, देन द रेंज ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ई व्हेन ई नॉट इज पॉजिटिव कांस्टेंट। इसमें कौन सी बड़ी बात है यार बच्चों, एक बार बताओ। हम जो रेंज ऑफ ई होगी वो इस पर डिपेंड करेगी। साइन का वैल्यू क्या होता है हमेशा? साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगा? ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किसके? -1 और लेस देन इक्वल टू होगा किसके? +1। ऑब्वियसली इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख दो, तो ई नॉट जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा -1 एंड लेस देन इक्वल टू होगा +1। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट? ई नॉट की बात कर रहे हैं हम। तो ई नॉट कहाँ है? ये ई नॉट ही है बच्चों ना, इसको ई नॉट ही है। अच्छा ई की वैल्यू पूछ रहा है वो, है ना, ई की वैल्यू। तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? ई की वैल्यू जो हो जाएगी माइनस ई नॉट से बड़ा बराबर और प्लस ई नॉट के बराबर। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बच्चों, सही आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, वन मैन स्केल डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज ए एंड nth डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल इज coincide with the n-1th डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, द लीस्ट काउंट ऑफ द कैलिपर्स। बच्चों अपन जानते हैं लीस्ट काउंट क्या होता है? 1 MSD माइनस 1 VSD माइनस 1 VSD, ये लीस्ट काउंट होता है। दैट इज योर लीस्ट काउंट। 1 MSD ए दिया हुआ है आपको सेंटीमीटर में, माइनस 1 VSD निकालना है बिकॉज आगे दे रखा है उसने बच्चों। तो nth ऑफ द वर्नियर स्केल, nth ऑफ VSD coinciding with the n-1 ऑफ MSD, और एक MSD का वैल्यू कितना है? A। तो एक VSD कितना आ गया बच्चों? 1 VSD इज इक्वल टू 1 माइनस 1/n इंटू A MSD। MSD नहीं लिखूंगा क्योंकि MSD A हो गया हमारा यहाँ पे ना। तो ये 1 SD की वैल्यू है और ये सेंटीमीटर में, इट इज इन सेंटीमीटर। तो कितना हो गया ये? 1 माइनस 1/n इंटू ऑफ सेंटीमीटर। तो अगर सॉल्व करेंगे इसको बच्चों, ये आएगा A/n इन सेंटीमीटर, बट हमें चाहिए मिलीमीटर में। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, तो 10A/n मिलीमीटर। सो राइट आंसर कौन सा हो गया बच्चों? चेक करो तो जरा। राइट आंसर जो हो रहा है इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपके पास फोर्थ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। मैच द कॉलम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विद द कॉलम 2 डायमेंशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कॉर्ड गिवन एज बिलो। फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बच्चों सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नथिंग बट द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज कितना हो गया? वर्क का डायमेंशन होता है ml/t-2 और चार्ज हो गया A × t, एम्पियर इंटू सेकेंड। तो ये बन गया ml/t-3 A-1। तो ये आ गया बच्चों डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है V × d, यानी कि इसको लिख सकता हूँ V इज पोटेंशियल ml/t-3 इंटू A-1 इंटू L। कितना हो गया ये? ml/t-3 A-1। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक, कोई गलती नहीं की अपन ने, ml3 होएगा ना, ml3 होगा बच्चों, सॉरी ml3। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स आपसे बोल रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? phi इज इक्वल टू E इंटू A। ठीक है क्या? तो E इंटू A फ्लक्स, तो E ये रहा, एरिया से मल्टीप्लाई यानी कि हो जाएगा m3 L6
सॉरी L5 क्योंकि L2 आएगा T माइनस 3 A माइनस 1, ठीक है, ये हो गया फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बच्चों, फोर्स जो होता है क्या वो होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है क्या, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ml3 T माइनस 2 इज इक्वल टू K Q1 कूलम का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो एप्सिलॉन 0 जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा कूलम का स्क्वायर यानी A2 T2 ओवर m, है ना, इसको नीचे ले जाऊं m1 L3 T माइनस 2, तो एप्सिलॉन 0 को कितना आएगा, तो एप्सिलॉन 0 को हो जाएगा ये m माइनस 1 L माइनस 3 T की पावर 4 और A माइनस 2, ये हो जाएगा आपका। तो अब देखो यहाँ पर अपन का मैच नहीं कर रहा है ये वाला, तो है ना, देखो अपन के पास वोल्टेज आ गया क्या है ML2 T माइनस 3 A माइनस 1, ठीक है, ये तो हो गया आपका, तो ML2 T माइनस 3 A माइनस 1, ये तो मिल गया मुझे सेकंड, ठीक है, यानी कि अगर मैं यहाँ लिखूँ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा सेकंड, C का आएगा सेकंड इलेक्ट्रिक, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अपन ने V इंटू डी कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, तो ML2 T माइनस 3 A माइनस 1 को L से मल्टीप्लाई किया अपन ने, तो क्या बन गया ML3 T माइनस 3 A माइनस 1, तो ये भी आ गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फर्स्ट आ गया। फर्स्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है phi इज इक्वल टू E इंटू ए, ठीक है, E इंटू ए, तो इसका E इंटू ए अगर मैं करूंगा तो E कितना है यहाँ पर, ये हो गया आपका E। अच्छा, E को अपन दूसरी तरफ से भी चेक कर लेते हैं, गड़बड़ तो नहीं कर रहे अपन, E फोर्स बाई कूलम भी होता है Q, तो ये हो गया ML T माइनस 2 ओवर A इंटू L। हाँ, तो यहाँ गड़बड़ कर रहे हैं बच्चों, पता है अपन को, E इज इक्वल टू V बाई डी होता है, ये गड़बड़ कर रहे थे अपन, पकड़ लिया अपन ने कहाँ गड़बड़ कर रहे थे। E जो होगा वो V बाई डी होगा, V क्या हो गया ML2 T माइनस 3 A माइनस 1 और D क्या हो गया L, तो ये बन गया ML1 T माइनस 3 A माइनस 1, ठीक है। अब फ्लक्स क्या होता है बच्चों, फ्लक्स होता है E इंटू ए, यहाँ लिख रखा है मैंने ना, फ्लक्स होता है आपका E इंटू ए, तो E इंटू ए कर लो, कितना आ जाएगा ये ML2 T माइनस 3, है ना, ML1 T माइनस 3 1 है, ML1 T माइनस 3 A माइनस 1 इंटू L2 एरिया, तो ये बन गया ML3 T माइनस 3 A माइनस 1, ये आएगा बच्चों ML3 T माइनस, ये आएगा, ठीक है। अब देखो ये कौन सा मैच कर रहा है, फर्स्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन सा मैच कर रहा है, फर्स्ट B का फर्स्ट आ रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा आ रहा था आपका, थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है आपका थर्ड, और ये हो गया ऑब्वियसली फोर्थ क्योंकि कोई मैच ही नहीं कर रहा है इससे। तो देखो A का आना चाहिए हमारे को थर्ड, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, B का आना चाहिए फर्स्ट, यहीं पर है, C का आना चाहिए सेकंड, ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ये वाला, तो राइट आंसर इज फर्स्ट। Question number next. In an oblique collision, first ball collides with the second identical ball. First ball starts moving towards the positive y-axis, and second ball starts moving, making an angle of 60 degree with the x-axis with the velocity of 2v. The velocity of first ball after the collision is. आप देखो बच्चों, अच्छा इसमें हमको ये बोला गया ये आइडेंटिकल्स है ना, हाँ लिख रहा है ना आइडेंटिकल बॉल्स, ठीक है। तो अब बच्चों आइडेंटिकल बॉल है और ये कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है कॉलिजन के बाद एम से, तो बच्चों कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा लो, है ना। ये कहाँ जा रहा है, ये बोल रहा है देखो वाई डायरेक्शन में जा रहा है फर्स्ट बॉल, तो ये फर्स्ट जा रही है वाई में और सेकंड जा रही है 2v वेलोसिटी से, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा लो, इसका वाई डायरेक्शन में बराबर इसका, क्योंकि इनिशियली वाई डायरेक्शन में कोई मोमेंटम था ही नहीं, तो फाइनल भी क्या होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए। तो इसका मैं बोल सकता हूँ m इंटू वी डैश इज इक्वल टू वॉट, m इंटू 2v cos 60,
है ना, ये v है तो ये क्या होगा sin 60, तो ये हो जाएगा बच्चों मोमेंटम m इंटू 2v sin 60, और बराबर होना चाहिए किसके, तभी तो कटेगा, 0 होना चाहिए ना, तो mv डैश, m से m गया तो v डैश कितना आ गया बच्चों यहाँ से 2v sin 60 √3/2, तो आंसर हो जाएगा बच्चों v डैश इज इक्वल टू √3v, तो ये रूट के बाहर है बच्चों ना, दिस इज √3v, फाइनल आंसर फोर्थ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, a spherical metal shell a radius r and solid metal sphere of b of radius rb are kept apart each is a given charge plus q, ठीक है, now they are connected by a thin wire। बच्चों होता क्या है, जब हम थिन वायर से कनेक्ट करते हैं बॉडीज को, ये आर है और ये आर बी है, ठीक है, और दोनों पे चार्ज इनिशियली बराबर है, और ये बोला गया है कि आर ए जो है वो बड़ा है किससे, आर बी से। तो बच्चों आपको मालूम है कि चार्ज फ्लो करेगा जब तक कि उनके पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाएंगे, तो फाइनल वी बी शुड बी इक्वल टू व्हाट, वी ए। सो के क्यू फाइनल चार्ज ऑफ दिस बी ओवर आर ऑफ बी should be equal to KQ over A over R of A. So बच्चों QB upon QA is equal to RB upon RA। तो इसका मतलब बच्चों चार्ज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेडियस के, ये होगा। अच्छा डेंसिटी जो होगी, अब आप इसको 4πr² से डिवाइड कर लो, तो मैं ऐसे लिखता हूँ Q अपॉन 4πr² डिवाइड बाई ऑफ Q अपॉन 4πr² A, ये क्यू ए है, ये क्यू बी है, और इधर कौन था, आर बी अपॉन 4πr² बी अपॉन क्यू आर ए अपॉन 4πr² ए। बच्चों ये सिग्मा बन गया, सिग्मा बी, और ये क्या बन गया, सिग्मा ए बराबर, ये बन गया आपका आर बी अपॉन आर ए, आर ए अपॉन आर बी है ना, क्योंकि इस आर ए से एक आर ए कट जाएगा, आर बी से आर बी कट जाएगा, तो ये लिखूंगा मैं आर बी, ये आपका आर ए है, और इसको मैं लिखूंगा, ये हो गया आपका आर ए, 4π से 4π गया, एक आर ए से आर ए गया, एक आर बी से आर बी गया, तो क्या बच्चा बच्चों ये आर ए अपॉन आर बी। तो सिग्मा बी अपॉन सिग्मा ए, सिग्मा बी अपॉन सिग्मा ए इज इक्वल टू आर ए अपॉन आर बी, यानी कि सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। तो जिसका रेडियस ज्यादा उसका चार्ज डेंसिटी कम। अब आ जाओ बच्चों, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होगा हमेशा कंडक्टर के, 0, ये तो सोचने वाली बात ही नहीं है। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन 0 मान लो, तो E इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, तो ई ए अपॉन ई बी इज इक्वल टू आर बी अपॉन आर ए, सिग्मा आर बी अपॉन आर है, बस सब चीजें क्लियर हो गई हमारे पास। तो पहली बात Q इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, Q, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं, गलत, किसका रेडियस ज्यादा है, A का, तो चार्ज A का ज्यादा होना चाहिए, सही बात। सिग्मा A अपॉन सिग्मा B इज इक्वल टू आर बी अपॉन, इज इक्वल टू बड़ा नहीं, सिग्मा ए अपॉन सिग्मा बी इज इक्वल टू आर ए अपॉन आर बी, गलत बात, सिग्मा बी अपॉन सिग्मा ए, आर ए अपॉन आर बी, तो सिग्मा ए अपॉन सिग्मा बी इज इक्वल टू, बराबर आना चाहिए था बच्चों, ई ए ऑफ ई ए क्या होना चाहिए बच्चों, ई ए डायरेक्टली, ई किस पे हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस, ई आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जिसका रेडियस ज्यादा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम। किसका रेडियस ज्यादा है, ए का, तो ए का इलेक्ट्रिक फील्ड कम आना चाहिए, ज्यादा दे रखा है, तो ये भी क्या हो गया, गलत। सही उत्तर गया बच्चों उसका केवल सेकंड। थर्ड 10 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट इन अ क्लोज ऑर्गन पाइप। बच्चों बिल्कुल थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पता है क्लोज ऑर्गन पाइप में क्या आता है, 1:2, 3:2, 5:2, 7, और ओपन में क्या आता है, 1:2, 2:2, 3:2, 4:2, 5:2 एंड सो ऑन। इवन भी होते हैं, ऑड भी होते हैं। ये किसके लिए कहानी है, ओपन की। ये किसकी है, क्लोज्ड की। तो क्लोज्ड में क्या होते हैं, ऑड, ओपन में सब आते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देखो बच्चों, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज गिवन बाय दिस वन, देन आरएमएस वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड।
तो आरएमएस वैल्यू क्या होगी बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की? अगर अपन देखें यहां से, आप जानते हो ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इंटू सी, तो बी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट ओवर सी. सी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई ऑफ टाइम, पाई इंटू 10 पावर माइनस 3 ऑल डिवाइड बाई ऑफ 2 पाई इंटू 10 का पावर 5. तो C कितना हो गया बच्चों? 1/2 इंटू 10 का पावर माइनस 8, यानी कि 0.5 इंटू 10 का पावर माइनस 8. ये C हो गया आपका. तो B नॉट क्या हो गया? E नॉट, तो ये हो गया 2 इंटू 10 का पावर माइनस 8 इंटू एप्सिलॉन नॉट कितना है बच्चों? E नॉट कितना है? 9. तो कितना हो गया ये? 18 इंटू 10 का पावर माइनस 8, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? क्योंकि हम ERMS निकाल रहे हैं. तो ERMS क्या होगा? BRMS है ना, BRMS, B नॉट बाई √2 है ना. देन द RMS वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, सो ये हो जाएगा 18 इंटू 10 का पावर माइनस 8 ओवर √2. द RMS वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बच्चों, ये पीक वैल्यू है यहां पर, ठीक है. तो पीक वैल्यू RMS वैल्यू निकालनी है तो हमें B नॉट बाई √2 करना पड़ेगा. तो ये 18/√2, तो 18/√2 किसके बराबर होगा? ये तो नहीं होगा भैया, 21.21. नाइन, तो ये आपका पीक वैल्यू है, E नॉट इज 9, ठीक है. और 9 इंटू 9 डिवाइड बाई ऑफ, क्योंकि मुझे B नॉट निकालना है, E नॉट बाई C, और C कितना आपका? C यहां से निकाला मैंने 1/2 इंटू 10 का पावर माइनस 8, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 18, 9 2 जा 18. नहीं, ये नहीं आ रहा है, ठीक है. देखते हैं इस क्वेश्चन को, दोबारा करेंगे इसको. क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बच्चों. कैपिलरी ट्यूब हुज इनसाइड रेडियस इज 0.5 mm डिप्ड इन वाटर हैविंग अ सरफेस टेंशन 7 × 10 पावर -2, व्हाट हाइट एज द वाटर रेज्ड अबव द नॉर्मल वाटर, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट 0. बच्चों फॉर्मूला याद है क्या सबको? हाइट रेज इज इक्वल टू व्हाट? 2t cos थीटा अपॉन ρrg. तो 2t कितना दिया यहां पर? 7 इंटू 10 का पावर माइनस 2 cos 0 ओवर रो 10 का पावर 3 r 0.5 mm, यानी कि 1/2 mm इंटू g 9.8. तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये आपको सॉल्व करें अपन तो 10 पावर -3 से 10 पावर -3 चला गया mm में, और लगभग ये 5 हो गया बच्चों, और ये 5 ये हो गया आपका 14 इंटू 10 का पावर -2. डिवाइड कर लो आप लगभग 5 से, तो कितना आएगा? 2.8 10 पावर -2, यानी कि 2.8 सेंटीमीटर. थर्ड ऑप्शन सही है बच्चों. क्वेश्चन नंबर 13. इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट, फोटो करंट लीनियरली इंक्रीज विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट. सही बात है क्या? बिल्कुल गलत बात है. फोटो करंट लीनियरली डिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी. फोटो करंट लिखा है तो याद है, फोटो करंट इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर नहीं. गलत है. द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिलो विच नो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस कॉल्ड. भाई मैक्सिमम होता है वो. द वेवलेंथ विच इज अबव द मैक्सिमम, नो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट मीन्स अबव द मैक्सिमम, दैट मैक्सिमम इज कॉल्ड व्हाट? थ्रेशोल्ड. थ्रेशोल्ड क्या होती है? वो अधिकतम जिसके ऊपर कुछ नहीं होता, यानी कि नालायक बन जाते हैं फोटोन. क्या बन जाते हैं बच्चों? फोटोन नालायक. कब बनते हैं नालायक? जब थ्रेशोल्ड से ऊपर वाली वेवलेंथ उनमें पाई जाती है. द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल विद द फोटो करंट स्टॉप्स. बिल्कुल सही बात है बच्चों. स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है? अ नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड एट विच द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैन बी स्टॉप. सर राइट आंसर क्या है इसका? ओनली थर्ड. 14 देखते हैं बच्चों. असर्शन द करेक्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ वेरीफाइड बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. बिल्कुल सही बात है बच्चों. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वेरीफाइड करती है आपको, इक्वेशन करेक्ट है नहीं है. रीजन द रिलेशन अमंग डिस्टेंस स्पीड एंड एक्सेलरेशन एंड टाइम गिवन. बिल्कुल सही बात है बच्चों. अब लेकिन यहाँ पे होमोजेनिटी के अलावा एक और चीज ऐड हो रहा है कि वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ओनली दोस फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव द सेम यूनिट. तो प्योरली इस पे ही ये डिपेंडेंट नहीं है. दोनों करेक्ट है लेकिन क्लैरिफिकेशन नहीं है. तो आई विल सेलेक्ट द आंसर 2. मैं इसका सेकंड आंसर दूंगा, क्योंकि जो हम ये तो बोल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, बट उसके अंदर हम यहाँ पे ऐड भी कर रहे हैं, और ये कांस्टेंट का वैल्यू
समझ में आ रहा है? हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, ये आ गया आपका डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों इसका सेकंड। क्वेश्चन नंबर 60, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लैनेट ऑफ द पॉइंट 20 मीटर अबाउट 14 जूल किलोग्राम पर इनवर्स, द वर्क डन मूविंग 2.0 किलोग्राम बाय 8 मीटर ऑन द स्लोप ऑफ 60 डिग्री, द हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू। अब बच्चों ऐसे समझो, ठीक है, और हमसे बोला जा रहा है कि वर्टिकल हाइट कितना 20 मीटर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, यहाँ पे वी मान लो या वी बी मान लो। तो वर्क डन क्या होता है बच्चों, वर्क डन इज इक्वल टू एम इंटू वी ए माइनस वी बी, ठीक है, वी ए माइनस वी बी। लेकिन वो हमारा ए और बी पॉइंट कौन सा है, इंक्लाइन प्लेन पर है, और कितना है ये ए बी हमारा ये, ठीक है, और ए बी कितना है ये 8 मीटर। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा 4 मीटर, क्योंकि ये एंगल कितना है 60 डिग्री। तो हमारा एक्चुअली ए और बी ये हो गया। तो वर्क डन कितना हो गया बच्चों, W माइनस, अब ए बी आपको पता है 20, तो टोटल ड्रॉप है 14 जो ड्रॉप है बच्चों किसके लिए है, 20 मीटर वर्टिकल के लिए। तो यूनिट के लिए कितना हो गया 14/20, तो 4 के लिए कितना हो गया इंटू 4, तो ये हो जाएगा आपका वी ए माइनस वी बी एक्चुअली हमारे लिए। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ बच्चों वी ए माइनस वी बी का वैल्यू हो गया 14/20 इंटू 4 एंड मल्टीप्लाई बाय मास, मास कितना है इसका 2। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो गया आपका 10 और ये हो गया 9.6। सो राइट आंसर हो गया बच्चों इसका सेकंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो बच्चों, स्टेटमेंट ऑल्टरनेटिंग करंट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय द डीसी एमीटर बिकॉज ऑल्टरनेटिंग करंट चेंजेस डायरेक्शन कंटिन्यूसली। बिल्कुल सही बात है, हमने लिखा है भी ये एवरेज वैल्यू 0 होती है, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव हाफ में पॉजिटिव, नेगेटिव हाफ में नेगेटिव। स्टेटमेंट वाटलेस करंट फ्लोज इन ऐसी सर्किट देन द सर्किट CLCR सर्किट। बच्चों जरूरी नहीं LRC सर्किट हो, याद हो आपको लिखाया था मैंने I sin ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है, ये होता है आपके पास करंट I। अब ये फाई जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, हो सकता है LR सर्किट हो सकता है RC सर्किट हो सकता है LRC सर्किट हो, कुछ भी हो फाई तो आएगा। तो इसका मतलब, और देखो आप पावर लॉस निकालते हैं तो क्या करते हैं, V sin ओमेगा टी इंटू इसको मल्टीप्लाई करते हैं I नॉट sin ओमेगा टी प्लस फाई, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों सिंसियरली देखना आप, होगा क्या V नॉट sin ओमेगा टी इंटू I नॉट इंटू साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई, फर्स्ट फैक्टर होगा मल्टीप्लीकेशन का। सेकंड क्या होगा V0 sin ओमेगा टी इंटू I0 sin ओमेगा टी यानी कि साइन फाई कॉस ओमेगा टी। अब बच्चों ये जो फैक्टर है, ये वाला फैक्टर, ये पावर जनरेट नहीं करेगा, ये 0 हो जाएगा एवरेज पावर इसका। तो ये 0 हो गया, इसका मतलब कौन सा फैक्टर है, साइन का, ये वाला फैक्टर करंट का। अब ये करंट का फैक्टर तो फाई पे डिपेंडेंट है, फाई तो कुछ भी हो सकता है, LR में, RC में, LRC में, तो ये कोई कहना जरूरी है कि LRC सर्किट होगा। सो ये गलत हो गया आपका। सो राइट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 18, एन ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस ऑफ 60, इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर ऑन द सेम साइड ऑफ डिस्टेंस 30, देन फोकल लेंथ। बच्चों पहले तो आप ट्रू वैल्यू निकाल लो फोकल लेंथ की, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो यहां से अपन सॉल्व करते हैं, 1 माइनस का 60 माइनस का 1/30 इज इक्वल टू माइनस का 1 फोकल लेंथ। तो बच्चों फोकल लेंथ कितनी आएगी बाय सॉल्विंग, या जाएगा 1 है ना 1/v, सॉरी ये आपका 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेंटीमीटर बाय मिरर ऑफ सेम साइड एट डिस्टेंस ऑफ v, सेम साइड इमेज मिल रही है बच्चों, तो ये प्लस का होगा यहाँ पे, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो f कितना आ जाएगा आपका 20, f कितना आ गया माइनस का 20 है ना, f आ गया आपका माइनस का 20 भाई, तो प्लस का 20 मतलब सॉल्व करेंगे तो f तो, लेकिन एक्चुअल में वो माइनस ही होगा ना, क्योंकि आप पहले से माइनस पुट कर चुके हैं। तो ये तो हो गया बच्चों आपके f20 आ गया, ट्रू वैल्यू है। तो अब इसको डिफरेंशिएट करो, तो dv अपॉन वी स्क्वायर प्लस du अपॉन यू स्क्वायर इज इक्वल टू df अपॉन एफ स्क्वायर। माइनस आएंगे लेकिन वो माइनस सारे आएंगे इसलिए हटा देंगे उसको। अब अपने पास एरर होगी dv अपॉन वी स्क्वायर। dv कितना देखो वहां पर, dv कितना है 0.3 ओवर v कितना है 30 प्लस du कितना है 0.6 ओवर 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू df कितना है निकालना है, और f कितना आ गया 20 का स्क्वायर। तो
बच्चों जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो df यानी कि डेल एफ जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर। तो फाइनल जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20 प्लस माइनस 0.2, है ना। यहाँ पर ये v आपका 30 है। चलो कोई नहीं, अपन ने उल्टा कर दिया है। आप एक बात ही है, आप u को इधर मान लो, v को इधर मान लो, है ना, एक ही बात है क्योंकि पूरी क्वेश्चन सेम है। तो राइट आंसर इज द क्वेश्चन इज 0.2। Question number 19. Current through AC series circuit is 4 ampere. If operated resonant frequency of omega naught by 2, current reduces to 2 ampere. Then 2 omega. बच्चों इसमें थोड़ा हल्का सा करेक्शन है क्वेश्चन के अंदर ना। Current through AC series circuit is 4 ampere at resonance. At resonance और ये resonance कितना है? ओमेगा 2 ये दिया हुआ आपका ना। If operated at resonant frequency omega naught by 2, current ये हटा देना, current reduces to 2 है। Then at 2 ओमेगा नॉट करंट इन द, तो मैं कहने की बताता हूं आपको, 4 एम्पियर करंट किस पर है? ओमेगा नॉट पर, ठीक है। और ओमेगा नॉट बाई 2 पर करंट कितनी है? 2 है। और हमसे किस पे पूछ रहा है? 2 ओमेगा नॉट पे पूछ रहा है। बच्चों अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं आपको, जो बहुत अच्छा ग्राफ है, जाना पहचाना सा ग्राफ है, ये होता है करंट वर्सेस ऑफ ओमेगा। बच्चों ये जो वैल्यू आती है, एक आती है ओमेगा नॉट 1 और ये होती है ओमेगा नॉट 2, ठीक है। और ये होती है आपकी ओमेगा नॉट यानी कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और बच्चों ओमेगा नॉट का वैल्यू जो होता है वो होता है ओमेगा नॉट 1 इंटू ओमेगा नॉट 2 और इसका रूट, ठीक है। इनको बोलते हैं बच्चों हाफ पावर पॉइंट्स। ये हाफ पावर पॉइंट्स है या ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस पे करंट मैक्सिमम की 1/√2 टाइम्स होती है। अगर ये मैक्सिमम करंट है आपकी आई मैक्सिमम ये, तो ये करंट जो होगी वो मैक्सिमम की 1/√2 टाइम्स हो जाएंगी। और ये कब होगा? जब फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0.1 आए और ओमेगा 0.2 आए। और ओमेगा 0.1 ओमेगा 0.2 और ओमेगा आर में रिलेशन ये होता है। और ढंग से देखो ये यहीं पर हो रहा है। अगर आप इन दोनों को मल्टीपल कर लो, ओमेगा 0.1 मान लेता हूँ इसको मैं, इसको ओमेगा 0.2 मान लेता हूँ, तो जब मल्टीप्लाई करोगे ओमेगा 0.1 इंटू ओमेगा 0.2 तो बच्चों ये ओमेगा नॉट ही आ जाएगा। इसका मतलब ये रिलेशन जस्टिफाइड हो रहा है। तो ये दोनों फ्रीक्वेंसी क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री फ्रीक्वेंसी, या कह सकता हूं हाफ पावर पॉइंट्स की फ्रीक्वेंसी जिस पे करंट सेम होगा, तो इस पे भी वही करंट होगी जो ओमेगा 1 पे, यानी कि 2 एम्पियर। सही आंसर 4th इसका। क्वेश्चन नंबर 20 देखो बच्चों, इन द गिवन अरेंजमेंट द रेजिस्टेंस मेजर्ड इज गिवन बाय आर मेजर्ड इक्वल टू V अपॉन I। वोल्टेज रीडिंग I is the reading of ammeter. The ammeter and voltmeter used are not ideal but having resistance R and RV respectively. For arrangement measure the resistance. बच्चों रेजिस्टेंस का आपको दे रखा है यहाँ पे कि R मेजर्ड क्या है? V अपॉन I। V क्या है? रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर और I क्या है? करंट ऑफ अमीटर। तो एक काम करते हैं, ये आपका एमीटर हो गया और ये आपका वोल्टमीटर हो गया, ठीक है। वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होगी बच्चों? रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर ये हो जाएगी आपकी, मान लो इसमें करंट I जा रही है और इसमें जा रही है मान लो I डैश, तो इसमें कितनी हो जाएगी? I माइनस I डैश, ठीक है। तो ये वाली इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा? I माइनस I डैश इंटू R प्लस रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर इंटू I माइनस I डैश। क्या यही रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर होगी? अब R मेजर्ड क्या है? रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर डिवाइड बाई ऑफ रीडिंग ऑफ अमीटर। तो ये हो गया I माइनस I डैश इंटू R प्लस RA I माइनस ऑफ I डैश। अब बताओ रेजिस्टेंस एमीटर का रीडिंग क्या है? ये वाली करंट, ये तो I माइनस I डैश ही है। तो कट लो बच्चों इसको, तो क्या आ जाएगा? R मेजर्ड R प्लस R एमीटर। बच्चों इसका एक शॉर्टकट ऐसे भी ले सकते हो आप, जब भी ऐसा आ जाए आप टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो, R प्लस RA सीरीज कॉम्बिनेशन, फिर इसके साथ पैरेलल RV अपॉन R प्लस RA अपॉन प्लस RV। बट बच्चों RV हम जानते हैं अमीटर का बहुत बड़ा होता है किससे? R से, और RV बहुत बड़ा होगा किससे? RA से। ये बात भी पक्की है। तो बच्चों यहाँ से मैं नेगलेक्ट कर दूंगा इन दोनों को, तो क्या होगा? इससे कट जाएगा, ये तो नेगलेक्ट हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा? R प्लस RA। बट एक्चुअल मेथड यही है इसका बच्चों ना। तो राइट आंसर कौन सा है इसका? सेकेंड। 21 देखते हैं, व्हेन द स्विच एस इज क्लोज्ड एंड द रीडिंग ऑफ अमीटर इज। बच्चों ढंग से देखो, एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, 25/20/50/20 25/10 कितना आ रहा है? 2.5 तो क्या है ये? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो क्या करेंगे? इस वाले रेजिस्टेंस को हटा देंगे, तो इसमें करंट कितनी जाएगी वो देखते हैं बच्चों। ऊपर हो जाएगा 20 एंड 50,
और इधर हो गया आपका 10 एंड 25। अब इसमें करंट कितनी जाएगी, हमसे क्या पूछा, देन द रीडिंग ऑफ अमीटर। तो रीडिंग ऑफ अमीटर तो टोटल करंट है, तो आर इक्विवेलेंट निकाल लो इसका। आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, 25, 20 प्लस 50 70 और ये कितना है 10 प्लस 25 35 एंड डिवाइड बाई ऑफ 105, ये आर इक्विवेलेंट हो गया। R1 R2 अपन R1 प्लस R2। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं अपन। तो कितना आएगा यहां से, I इज इक्वल टू V अपॉन आर इक्विवेलेंट, और V कितना है इसका 15 वोल्ट। 15 डिवाइड बाई ऑफ आर इक्विवेलेंट 105 डिवाइड बाई ऑफ 70 इंटू 35। ठीक है बच्चों, तो अब ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे लगभग 0.7 एम्पियर आएगा बच्चों ना। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 0.7 एम्पियर। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। हाइड्रोजन एटम इनिशियली एट ग्राउंड लेवल एब्जॉर्ब्स द फोटोन व्हिच इज एक्साइट्स इट टू n इक्वल टू 4 लेवल, द वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज। तो बच्चों अगर अब सबसे पहले देखें यहाँ पर हमें वेवलेंथ ऑफ फोटोन निकालना है। ठीक है, तो बच्चों अपना एक फॉर्मूला है, अगर आप लोगों को मालूम है तो बड़ा काम का आ जाएगा, 1 2 का 400 अपॉन एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये वाला। अब मुझे एनर्जी चाहिए, और एनर्जी क्या होगी बच्चों, ये आपका n इक्वल टू 1 हो गया और n इक्वल टू 4 ये हो गया। ठीक है, n इक्वल टू 4 में एनर्जी कितनी है, -13.6 ओवर 4 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ एनर्जी कितनी है, -13.6 ओवर 1 का स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो लैम्डा कितना हो जाएगा, अब आप यहाँ से देखें तो 1 2 का 400 अपॉन ई एक्साइटेशन एनर्जी होगी, जो कि ये गैप के बराबर हो जाएगी। और गैप के बराबर एनर्जी कितनी हो जाएगी, 13.6 माइनस 13.6 ओवर 16 का स्क्वायर। तो लैम्डा जो हो जाएगा बच्चों अपना, और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है तो कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है, और ये आंसर किस में आएगा आपका, एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 का 400 इंटू ऊपर जाएगा 16 और नीचे हो जाएगा 13.6 बाहर इंटू 15। ठीक है बच्चों, जब इसको सॉल्व करोगे ये आएगा आपका 97। किस में निकालना है अपन को, द वेवलेंथ ऑफ, तो ये होगा 97 नैनोमीटर। ठीक है बच्चों, तो राइट आंसर हो जाएगा 97 नैनोमीटर। क्वेश्चन 23 देखते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एंगल ऑफ 15 डिग्री इज 50 मीटर। इफ इट इज फायर्ड विद द सेम स्पीड एट एंगल ऑफ 45, इट्स रेंज विल बी। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो R15 कितना हो जाएगा बच्चों, u स्क्वायर साइन 30 डिवाइड बाई ऑफ जी। R45 क्या हो जाएगा बच्चों, u स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 ओवर जी, यानी कि u स्क्वायर बाई जी। तो R15 अपॉन R45 दोनों को डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2। तो यानी कि R45 इज इक्वल टू 2R ऑफ 15। R15 कितना है 50, तो ये हो जाएगा आपका 100। सो राइट आंसर इज 100 मीटर। 24 देखो बच्चों। हाइड्रोजन 1H1, deuterium 1H2, singly ionized 2He4 and doubly ionized 3Li6 all have the electron around the nucleus. Consider an electron transition from 2 to 1. If the wavelength of emitted radiation is 1, 2, 3 and lambda 4 respectively 4 elements, then the बच्चों लैम्डा 1 या लैम्डा की प्रोपोर्शनलिटी बताऊं तो क्या होती है, जेड स्क्वायर, क्योंकि n1 इंटू कॉन्स्टेंट है। तो लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन Z1 का स्क्वायर, 1 अपॉन Z2 का स्क्वायर, 1 अपॉन Z3 का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन Z4 का स्क्वायर। Z1 कितना है 1, Z2 कितना है 1, Z3 कितना है 2 और Z4 कितना है 3। तो बच्चों कितना आ गया ये 36। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका 36। 25 देखो बच्चों। इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 50%, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी, मास ऑफ बी इज 25%, देन फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। बच्चों डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिखते हो, h अपॉन mv। तो लैम्डा a अपॉन लैम्डा b इज इक्वल टू मास ऑफ b, वेलोसिटी ऑफ b डिवाइड बाई ऑफ मास ऑफ a, वेलोसिटी ऑफ a। वेलोसिटी a 50% ऑफ b, तो यानी कि बच्चों mb ये हो गया ट्वाइस ऑफ v है, होल डिवाइड बाई ऑफ
बी, मास ऑफ बी इज 25%, यानी कि इसका मास हो गया 4 ऑफ एम बी इंटू ऑफ वी ए 1/2। तो लैम्डा बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा है, लैम्डा इज 2 है, तो आंसर हो गया आपका 4 है। सो राइट आंसर है 4A। A general diode is specified as having the breakdown voltage 9 volt with a maximum power dissipation 364 milliwatt. What is the maximum current of milliampere that a diode can handle? तो बच्चों डायोड सिंपल हो गया, सो P इज इक्वल टू क्या होता है V इंटू आई, तो P मैक्सिमम कितना हो गया, इट इज इक्वल टू V मैक्सिमम इंटू आई मैक्सिमम। ठीक है, पावर मैक्सिमम कितनी 364 मिलीवॉट एंड दैट इज इक्वल टू V मैक्सिमम कितना है 9.0 वोल्ट इंटू आई मैक्सिमम। ठीक है, तो लगभग बच्चों अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो आई मैक्सिमम कितना आ जाएगा आपका ये 40 मिली एम्पियर। सो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 40 मिली एम्पियर। हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। बॉल इज मूविंग टुवर्ड्स अ वॉल इफ आफ्टर द कोलिजन वॉल स्टार्ट स्लाइडिंग विद स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड देन रिकॉइल स्पीड ऑफ द बॉल इज। तो बच्चों अगर अपन देखें तो अपने पास क्या है, अपन को एक इस तरह से एक वॉल दे रखा है, ठीक है, और कॉलिजन के बाद ये वॉल मूव करने लगता है। तो बच्चों बिफोर द कॉलिजन पहले अपन बना लेते हैं क्या चीज़ है। अपन ये देखो कि इसकी जो वेलोसिटी होगी ये वाली वेलोसिटी, ठीक है, ये वाली वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 10 cos साइन, है ना, 10 sin 60 डिग्री, कितना होगा ये 10 sin 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 5√3। ठीक है, तो कोलिजन के बाद ये वाला वेलोसिटी तो सेम रहेगा क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स है ही नहीं, चेंज ही नहीं होना है, तो 5√3। अब बच्चों ये वाली वेलोसिटी देखो, ये वाली, ये कितना है 10 cos 60 यानी कि 1/2, तो ये 5 है। अब मान लो रिकॉइल स्पीड हो गई आपके पास यहाँ v डैश, ये वाला, मतलब ये v डैश हो गया, रिकॉइल स्पीड तो आपका u डैश ही है। कोलिजन के बाद ये वाला स्पीड कितना हो गया, ठीक है। अब आप ये देखो ये किससे जा रहा है 2 से, ये किससे जा रहा है v डैश से, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या कहता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v डैश प्लस 2 डिवाइड बाई ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है 5 और ये 1 है, तो v डैश कितना आ जाएगा आपका 3। अब v डैश हो गया आपका 3, तो टोटल जो वेलोसिटी होगी बच्चों जो हम निकालेंगे यहाँ से वो होगा रूट ऑफ v डैश का स्क्वायर प्लस 5√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये सॉल्व करेंगे अपन बच्चों, ये v डैश कितना हो गया आपका 3 9 प्लस 5 इंटू रूट 25 इंटू 3 27 2075 प्लस 9 ये हो गया 84, तो लगभग ये आएगा बच्चों आपका 9.2 अप टू 2 सिग्निफिकेंट्स 9.2, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। Question number 28. A point source plays a depth of 2 meter in a liquid of refractive index 1.5. The percentage of energy of light of that is escaped from the liquid of x%. Then the value of x is. तो बच्चों अगर आप देखो यहाँ से, ठीक है, अगर हमने कोई एप डेप्थ पे ऑब्जेक्ट रख रखा है तो ये लाइट कैसे निकलेगी ऐसे। तो अगर मैं एक सॉलिड एंगल को ट्राई करूँ तो मेरे को केवल इस पार्ट से लाइट आ रही है, ठीक है, ऐसे समझो फ्लक्स वाला केस था आपका, ये पावर P है, तो जो P आ रहा है कितने सॉलिड एंगल से आ रहा है बच्चों 4 पाई, और ये सॉलिड एंगल कितना है 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, यही सॉलिड एंगल होगा, ये थीटा है, ये वाला थीटा है, तो P 4 पाई से, तो यूनिट से कितना हो गया बच्चों, यूनिट सॉलिड एंगल से कितना हो गया P अपॉन 4 पाई, तो गिवन से कितना हो गया P डैश, इट इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई इंटू ऑफ 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, और ये क्रिटिकल एंगल ही होगा कॉस थीटा सी, ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल, तो 4 पाई से चला गया 2 बार, तो P डैश ओवर P इज इक्वल टू 1/2 1 माइनस कॉस थीटा सी इंटू 100 कर दो, परसेंटेज में आ जाएगा। अब कॉस थीटा सी निकाल सकते हैं, साइन थीटा सी क्या होता है बच्चों 1/μ, तो ये हो गया 2/3, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी 4/9, तो ये कितना हो गया रूट 5/9, ठीक है, रूट 5/9। तो अब P डैश अपॉन P इंटू ऑफ 100, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू ऑफ 1 माइनस रूट ओवर 5/9 इंटू ऑफ 100, ठीक है। तो फाइनल जो आपका आंसर आना चाहिए यहाँ पर, ये आ जाएगा आपका 12.6%।
अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नंबर 29 देखते हैं बच्चों। अ लार्ज हॉरिजॉन्टल सरफेस मूव्स अप एंड डाउन इन एसएचएम विद एम्पलीट्यूड ऑफ 1 सेंटीमीटर इफ मास ऑफ 10 किलोग्राम is to remain continuously contact with it maximum frequency of SHM। तो बच्चों अगर अपन देखें इस क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन इस तरह से कि हमारे पास मान लो ये एक लार्ज प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म एक ब्लॉक अपन ने रखा है, ठीक है, और ये स्प्रिंग के थ्रू कनेक्टेड है मान लो, और ये अप एंड डाउन कर रहा है विथ सम फ्रिक्वेंसी ओमेगा। तो हमसे पूछा रहा है कि मैक्सिमम कितनी हो सकती है ओमेगा। तो बच्चों ये डाउनवर्ड असेंडिंग डिसेंडिंग जर्नी जब होगी तो इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सीडो फोर्स लगेगा ऊपर की ओर, जिसका वैल्यू कितना होगा एम ओमेगा स्क्वायर इंटू, या मैं सीधा बोल दूँ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन कितना है ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, ठीक है। अच्छा, अगर ये ओमेगा स्क्वायर एक्स है तो आगे से सोचो ये कब आप इस ब्लॉक से डिटैच हो सकता है। इस पर एक फोर्स लग रहा हो कैसा है एम जी नीचे की ओर, तो मैक्सिममली क्या हो सकता है बच्चों एम ओमेगा स्क्वायर शुड बी इक्वल टू व्हाट, लेस देन इक्वल टू एम जी, है ना। क्या लिखूंगा मैं? लेस देन इक्वल टू एम जी, लेस देन इक्वल टू एम जी। क्योंकि अगर ओमेगा स्क्वायर एक्स ज़्यादा हो गया तो डिटैच हो जाएगा ना बॉडी से, तो अपन क्या करेंगे, अच्छा ये एक्स बराबर करूंगा अगर, तो ये मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, एक्स का मैक्सिमम वैल्यू ये होगा, तो इसको लिख सकता हूँ मैक्सिमम इज इक्वल टू एम जी। तो एम से एम कट जाएगा तो ओमेगा कितना आएगा रूट ऑफ जी बाई ए, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी निकालेंगे बच्चों, फ्रीक्वेंसी क्या आएगी 1/2 पाई इंटू रूट ओवर जी बाई ए। आपको सारी चीज़ दे रखी है, जी दे रखा है, जी कितना है आपका 9.8, ठीक है, ए कितना है आपका पॉइंट ए आपका कितना है 0.1, देखो यहाँ पर देख रखा है 1 सेंटीमीटर है, यानी कि 0.01। अच्छा बच्चों अगर मैं इसको जी 9.8 ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा 1/2 पाई इंटू रूट ऑफ जी कितना हो जाएगा आपका 9.8 ओवर 10⁻², तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 980, ठीक है, इंटू ऑफ 1/2 पाई। बच्चों आप इसको सॉल्व करोगे तो लगभग ये आ जाएगा आपका 5 हर्ट्ज, ठीक है। आपको 1 सिग्निफिकेंट तक ही बोला गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं बच्चों। द 2 वायर्स ऑफ द सेम लेंथ एंड द थिकनेस हैविंग द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 8 ohm into centimeter and 4 ohm centimeter respectively are connected in parallel, the effective resistivity। तो बच्चों R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा रो एल ओवर ए, ये इक्विवेलेंट ले लूँ, ये इक्विवेलेंट और ये भी इक्विवेलेंट। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा अपन ने ऐसे, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इफेक्टिव एरिया क्या हो जाएगा बच्चों इसको 2a, लेंथ तो अभी भी एल ही रहेगी, और रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी इसकी आर इक्विवेलेंट, रो इक्विवेलेंट, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं R1 इट इज इक्वल टू ρ1 L ओवर A1, R2 इट इज इक्वल टू ρ2 L ओवर A, है ना, दोनों के एरिया और लेंथ सेम है। तो अब कितना हो जाएगा ये R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ρ1 ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2 एंड दैट इज इक्वल टू रो इक्विवेलेंट इंटू L अपॉन 2a, तो R इंटू ऑफ L बाई A, तो ये हो जाएगा रो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ρ1 ρ2 अपॉन ये 2 आएगा इंटू ρ1 प्लस ρ2। अब ρ1 कितना है तो 2 इंटू ρ1 हो जाएगा आपका 8 इंटू 4 ओवर 12, इससे जाएगा 6 बार, और ये हो गया आपका 32 बाई 6, ये होगा 5 पॉइंट, बचा कितना 2, 5.33। सो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 5.33।